केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 45 मिनट्स में आपको इस चैप्टर का पूरा वन शॉट मिल रहा है, पूरा उसे रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। इसके अंदर पहले तो कोई छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अब वो एक्टिविटीज़ भी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जैसे कि केमिकल इक्वेशन की भी है, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन ऐसे कैसे आई, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करें, अनबैलेंस क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सीधा वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि डिकम्पोजिशन वाली कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट वाली कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली कौन सी है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और और फिर रेंसिडिटी और कोरोजन वाला टॉपिक कवर करेंगे। छोटा सा चैप्टर, आपको लग रहे होंगे टॉपिक, बट टिन्नी टिन्नी से टॉपिक है, हम कर लेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो पहले हमें क्या बताना कि केमिकल चेंज और ये फिजिकल चेंज क्या होता है भाई। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। फिजिकल चेंज होता है जो बाहर से चेंज हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, अब उस पेड़ की मैंने एक टेबल बना दिया, चेयर बना दी, चल तो टेबल मान लो कि टेबल बना दी। अब वो पेड़ पहले तो ऐसे खड़ा था, उसकी लंबाई थी, अब वो टेबल है, उनकी शेप चेंज हो गई, लेकिन है वो दोनों लकड़ी, वो भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है। समझ में आ रही है आपको बात? इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, उसके कुछ फिजिकल में चेंज हुआ, समझ में आई, उसके बाहर दिखने में चेंज हुआ। दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है कि उसको मतलब पूरा चेंज ही कर दिया उसने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, अब उस पेड़ का मैंने एक पेज बना दिया तो पूरा चेंज नहीं हो गया। अब क्या वो बाहर से मतलब सेम चीज़ थोड़ी ना, वो लकड़ी लकड़ी थोड़ी ना है, वो सब्सटेंस वो चेंज हो गया, तो वो होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में होता है सिर्फ बाहर से उसकी शेप शुप चेंज हो सकती है, लेकिन मटेरियल वो ही रहेगा, उसके अंदर से कुछ नहीं छिड़ा। समझ में आ गई बात? अब देखो इन दोनों के ना एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे पेपर में, एक एक नंबर की तुम्हारी एमसीक्यू आनी है उसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये बर्निंग ऑफ कैंडल। कौन सा है हमारा, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल इसमें है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इसमें है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो कैंडल को जब भी जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो रिएक्ट होता है किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको जलाया तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ना, इस वजह से इसको केमिकल चेंज बोल रहे हैं। बट अगर मैं सिंपली कहूँ कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो देखो पहले कैंडल बड़ी थी लेकिन मेल्ट होते 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 छोटी गई, लेकिन अभी भी तो वो कैंडल ही है, उसके मतलब फिजिकल में चेंज हो गया। कैसे, पहले लेंथ बड़ी थी, अब वो धीरे धीरे करके छोटी हो गई, तो समझ रहे हो। तो ये तो क्या हुआ, मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या हमारा फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि सिर्फ मेल्ट दिखा रहे, ये दिखा रहे कि पहले कैंडल कुछ इतनी बड़ी थी, अब वो मेल्ट 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 होके मान लो इतनी रहेगी, लेकिन है तो वो कैंडल ही। इसमें क्या कह रहा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कि जैसे ही हमने कैंडल को हमने जब जलाया तो वो एक चीज से रिएक्ट हुई जिसका नाम था हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये बर्निंग ऑफ कैंडल तो किस में आएगा, केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में आएगा मेल्टिंग ऑफ कैंडल। अब देखो, अब तुम्हें ये पता चल गया कि केमिकल चेंज क्या होता है मोटा मोटा, और फिजिकल चेंज। अब तुम्हें इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ये रटने पड़ेंगे बेटा। देखो केमिकल चेंज में कौन सा है, बर्निंग ऑफ कैंडल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेस्पिरेशन, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, ये तो तुम्हें पता होने ही चाहिए। अब फिजिकल चेंज में क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, स्पॉन्ज एब्जॉर्प्शन और बॉइलिंग H2O। समझ में आई पहली बात। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ जैसे 1.1 में क्या दे रखा है उसने सिंपल आपको ये कहा कि एक मैग्नीशियम लिया। अब ये मैग्नीशियम को मैम आपने Mg क्यों लिख दिया, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, वो हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो इसका नाम रख दिया Mg+O2, मतलब कि क्या हुआ था रिएक्शन में, मैग्नीशियम को जब हमने जलाया, तो जब मैग्नीशियम को जला रहे थे तो वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, इसलिए मैंने ऑक्सीजन लिख रखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हुए तो क्या बना, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब पेपर में क्या पूछा जा सकता है इस एक्टिविटी से, पेपर में एक्टिविटी से पूछा जाएगा कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा जब ये चीज हो रही थी। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, पहला तो करा था शाइनिंग व्हाइट लाइट, जिसको डेजलिंग व्हाइट लाइट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या था, जब हमने उसको चलाया तो उसमें चिंगारी सी आ रही थी व्हाइट कलर की, सफेद कलर की, ठीक है। दूसरी बात व्हाइट पाउडर, कि जब वो हमने उस मैग्नीशियम रिबन को जला दिया ना, आखिरी में हमारे पास एक पाउडर बचा। वो पाउडर व्हाइट पाउडर कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है व्हाइट पाउडर, ठीक है। ऐसे ही 1.2 थी,
एक्टिविटी उन्होंने करके देखी। अब ये क्या है, ये पी भी मैंने किसको लिख रखा है, लेड को, NO3 इसको किसके को लिख रखा है, नाइट्रेट को। तो लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया गया ना, तब क्या बना हमारा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। अब इनके ना एक्टिविटीज़ की मेन चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन, कि हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या इंपॉर्टेंट थी कि जब ये रिएक्शन हुई ना, एक येलो कलर देखने को मिला हमें। अब वो येलो कलर जो था वो नीचे सेटल डाउन हो गया, इनसोल्युबल H2O क्या होता है, मतलब पानी में वो घुला नहीं, नीचे बैठ गया, ठीक है। उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब मैं कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे, पर आप अभी इतना सुनो कि क्या हुआ जब ये रिएक्शन हुई। तो एक येलो कलर फॉर्म हो गया। अब ये पूछ सकते हैं कि येलो कलर फॉर्म किसका हुआ था, PbI2 का, ठीक है। PbI2 क्या मतलब, लेड आयोडाइड का हुआ था, ठीक है। एक बात और कि जो एक्टिविटी 1.1 इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो अपना मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम जब इसको जलाते हैं उससे पहले मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम के ऊपर होती है कार्बोनेट की लेयर जो हमें हटानी होती है, इस वजह से हम यूज करते हैं सैंड पेपर का, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे 1.3 की। 1.3 में क्या हुआ कि जिंक के साथ जब HCl मिला लो या H2SO4 मिला लो, एसिड मिलाया तो हमें मिला जैसे जिंक सल्फेट कब मिलेगा, जब H2SO4 मिलाएंगे, हमें मिला जिंक सल्फेट और H2। अब इस ऑब्जर्वेशन में वो क्या दिखा रहे थे, मतलब एक्टिविटी में क्या दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि ऐसा भी होता है कि कई रिएक्शन में कि कुछ गैसेस भी रिलीज होती है, जैसे कि यहाँ पे हुई H2 गैस रिलीज, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज थी। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ना उसके कुछ पॉइंट्स है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, फिर गिर गया, देखो ये आपके पेपर में भी आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमें कैसे पता चलेगा, चाहे तो चेंज होगा स्टेट में चेंज का मतलब कैसे, देखो सॉलिड से लिक्विड में हो जाना, लिक्विड से गैस है, मतलब कैसे भी करके उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। जैसे दूसरा है कलर में, कलर का मतलब क्या है, पहले भाई पिंक था येलो हो गया, मतलब उसके कलर में चेंज हो गया। जहाँ पे भी मान लो कोई रिएक्शन हो गया और एकदम से कलर में चेंज हो जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या है, हमारी एक क्या बता रही है वो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे क्या है, गैस टेम्परेचर मतलब कि चेंज इन गैस में हो जाना, एकदम से हाइड्रोजन गैस निकलने लगी, ठीक है। टेम्परेचर मतलब पहले ठंडा था एकदम से गर्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या बताएंगी हमें कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है, हैपन हुई है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि हमें ऐसे फैक्टर्स बताओ जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई, तो कौन कौन से, चेंज इन स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर, ऐसे लिखना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। और एक और लगाए तो हम कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है रिएक्शन में कि कुछ कलर सा फॉर्म तो होता है लेकिन वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो जो ट्यूब में जो हम पानी वानी या ऐसे वैसे डालेंगे उसमें मिलता नहीं है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। कोई भी ऐसे पार्टिकल जो नीचे सेटल डाउन हो जाए उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं वैसे तो ये फैक्टर एक क्या फैक्टर होगा कि फॉर्मेशन होना, किसका फॉर्मेशन होता बेटा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, किसका, प्रेसिपिटेट का, ठीक है। मेरी स्पेलिंग्स में मत जाना और राइटिंग पे तो बिल्कुल ही मत जाना। अब देखो, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने क्या बात करी, अभी तक हमने बात करी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। फिर हमने ये 3 एक्टिविटीज देख ली छोटी सी, और फिर हमने पता करा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके फैक्टर्स देख लिए। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। देखो केमिकल इक्वेशन समझने के लिए हमें 2 चीज़ों का मतलब समझ में आना चाहिए, एक तो रिएक्टेंट क्या होता है और एक प्रोडक्ट क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। रिएक्शन क्या है हमारी कि Mg था, उसमें हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला और क्या बना बेटा, बना MgO। ये MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये हमारी एक्टिविटी 1.1 है जो मैंने आपको बताई थी, जिसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है और हम इसमें सैंड पेपर का भी यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया। देखो ये रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर आप भी ऐसे ही बैठे होगे तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है ना वो होता है रिएक्टेंट। क्या होता है वो, रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट। जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, जैसे ये रिएक्शन हुई, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
प्रोडक्ट हो गया। अब ये एरो क्या करता है, ये एरो शो करता है कि कहाँ रिएक्शन हुई। देखो ये दोनों चीजें मिली तभी तो हमारा ये प्रोडक्ट बना ना। तो फिर ये एरो का, ये जो एरो का हेड होता है, यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जो एरो का हेड है क्या करेगा, शो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस साइड हुई है, कि प्रोडक्ट हमारा किस साइड बना है। समझ में आई बात। अब अगर कोई तुमसे ये पूछ ले, रिएक्टेंट की डेफिनेशन पूछ ले, मतलब वैसे तो कम चांसेस आने के, बट कोई पूछ ले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी कोई भी रिएक्शन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट पूछ ले तो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारा एलिमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड बनता है, एलिमेंट बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। समझ में आ रही है आपको बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन होती है, चलो एक बात और आपको बताएं कि मैम ये सिंबल क्यों रखे, Mg क्यों रखा, O2 क्यों रखा, ये MgO क्यों रखा, इसकी ये बात थी। देखो बेटा केमिस्ट्री में ना अभी आप इसका नाम पूरा लिखोगे ना तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, ठीक है, मेरे से तो लिखा भी नहीं जाएगा। फिर ऑक्सीजन जब मिलाई तो ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ना बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग, इतना बड़ा बड़ा, तो उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे सिंबल बना लिए। मैग्नीशियम को लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को लिख दिया O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख दिया MgO। समझ में आया ये छोटे छोटे सिंबल क्यों बनाए गए। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, जिसमें से ज़्यादा चांसेस है कि आपका आएगा, क्या है वो टॉपिक, बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, वो बताएंगे। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस। और ये जो टॉपिक है ना यार, ये इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें ये कर लेना है, समझ गए तुम, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से और वैसे भी। अब देखो ये क्या है, इसका नाम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये जो बैलेंस है, सबसे पहले तो ये जानना होगा ना कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम आपको इस इक्वेशन से बताते हैं। जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उन दोनों के मोल्स सेम होने चाहिए। अब मोल्स क्या कह रहे हो मैम, जैसे कि मान लो मैंने ना, अब मान लो मैंने ये 1 किलो लिया, ये 1 किलो लिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो बनना तो अपने 2 किलो ही चाहिए, क्योंकि मैंने ये 1 लिया था, ये 1 लिया था, तो यहाँ पे 2 किलो बनना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जब ये इक्वेशंस लिखी गई, रिएक्शन देखी गई, तो हम देख रहे हैं कि बैलेंस ही नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 किलो और यहाँ पे दिखा रहा है 5 किलो। ऐसा कभी हो सकता है कि मैंने 2 किलो लगाया और 5 किलो बन रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से ये कंसेप्ट आया था कि बैलेंस करो किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब पहली बात, जो बैलेंस नहीं होती केमिकल इक्वेशन उनको क्या कहेंगे, चाहे तो कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर कहते हैं उसको स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब ये होता है कि वो बैलेंस नहीं है, वो अनबैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये देखते हैं, ये वाली इक्वेशन है जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये हमारा बैलेंस है या नहीं है। अगर ये बैलेंस है तो ठीक है, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे करना है ये जानेंगे। चलिए ये इक्वेशन लिख लूँ मैं, तो बताओ ये इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को क्या लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई मैंने तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और अपनी हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। अब किसी भी इक्वेशन को कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है ये देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आगे बॉक्स बना लेने। जैसे जिंक के आगे आप अपना बॉक्स बना लेना, ठीक है, मैं ऊपर बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। H2SO4 के आगे बॉक्स बना लेना, यहाँ पे बना लेना एक बॉक्स जिंक के आगे, और यहाँ पे बना लो एक बॉक्स H2 के आगे। बॉक्स बना लिए। अब देखो यहाँ पे मेरा जिंक कितना है, 1 है, कितना है यहाँ पे 1 है, और अब प्रोडक्ट में जाके देखना है जिंक मेरे यहाँ पे भी कितना है, 1 ही है बेटा। अब देखो H कितने हैं यहाँ पे, H तो मेरे यहाँ पे 2 है, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट में आई तो मैंने देखा H मेरे कितने हैं, 2 है, तो मतलब H भी बैलेंस है। फिर मेरे को देखना है कि जो मेरा SO था, S देखो पहले सिंपल, S कितना है यहाँ पर 1 है, और इस साइड देखो यहाँ पे भी S कितना है 1 है, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस है। O मेरे यहाँ पे कितने 4 है, और यहाँ पे भी कितने 4 है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्या है, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अनबैलेंस दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयरन। आयरन में हमने क्या मिलाया, पानी। पानी मतलब H2O अपना। जब मैंने आयरन में पानी मिलाया तो मेरा क्या बना, मेरा बना आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब देखो आप फिर से बनाओ, हमारा कंसेप्ट क्या था, पहले हमें बनाना है बॉक्स। क्या बनाना है, बॉक्स।
यहाँ पे भी बना दिया और यार्ड बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद अब देखो Fe यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन हम जब यहाँ पे आए हमारे प्रोडक्ट में तो देखा मैंने Fe 3 है। यार ये कैसे हो गया, लगाया तो मैंने 1 था, मिल मुझे 3 रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो ये वाली क्या है, इक्वेशन अनबैलेंस है। अब दूसरी बात आती है, मैम अनबैलेंस है तो बैलेंस कैसे करूँ। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है, उसके आगे बॉक्स बना देने। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे Fe 1 है लेकिन यहाँ पे Fe 3 है ना, यहाँ पे Fe 3 है तो मुझे ये भी 3 बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 3। देखो 3 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 3 1 कम 3, मतलब Fe यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पर भी Fe कितने हैं, 3। अब हम आगे चलते हैं। अब H कितने हैं, मेरे यहाँ पे 2 है। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा H 2 है, मतलब H तो बैलेंस है यार। फिर मैंने देखा O मेरे यहाँ पे कितना है, 1 है। और जब मैं यहाँ पे आई तब मैंने देखा कि O मेरे कितने हैं, 4। ये तो गड़बड़ हो गई, तो मतलब ये तो मेरे को 4 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अपना 4। अब ये नहीं है कि अब ये बैलेंस हो गई, हमें एक बार दोबारा चेक करना है। अब देखो Fe यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे कितने, 3, H यहाँ पे कितने, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। H यहाँ पे है 8 और यहाँ पे H कितने, 2। ये तो फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो H 8 दिखा रहा है और यहाँ पे 2। अब इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब तो मेरा H भी बैलेंस हो गया। फिर देखो O यहाँ पे कितने हैं, 4, ओ यहाँ पे तो 1 होगा ना, अगर कुछ नहीं है तो 4 1 कम 4, ओ मेरे कितने हैं यहाँ पे 4। और जब मैंने यहाँ पे आई तो मैंने देखा ओ 4, इसका मतलब अब बैलेंस है। अब तुम दोबारा देखो Fe कितने, 3, Fe कितने, 3, H कितने हो गए हमारे 8, H कितने हो गए हमारे 8, O कितने हैं हमारे 4 और O हमारे कितने 4, मतलब ये क्या होगी, बैलेंस। तो ऐसे बैलेंस करनी है। अब जो मैंने आपको ये बताया है ना कि आपको क्या करना है, ये आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर 1 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे कर देना, और मान लो 3 नंबर में आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप दिखाना कि पहले ये था, फिर मैंने ऐसे बॉक्स बनाए, फिर मैंने हर एक एलिमेंट को ऐसे ऐसे करके चेक करा और ये बाहर उसके लिखा, जब जाके ये बैलेंस हुई है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये किसका है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। यहाँ पे मैंने देखो ये लिख रखा है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, मतलब क्या, जो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन थी। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या, अच्छा अब ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट, देखो आपने बचपन में भी सुना होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, वही है। इसका मतलब क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का, कि कोई भी मास ना हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, मतलब खुद से बना भी नहीं सकते, और उसको डिस्ट्रॉय का मतलब है उसको खत्म भी नहीं कर सकते। जैसे कि जो यहाँ का मास था ना, मास का मतलब तुम ऐसे लगा के चलो कि वेट है, जो यहाँ का वेट था और यहाँ का वेट वो इक्वली तो होगा। इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है, ठीक है। अब ये वाली हमारी, हमने देखा कि ये वाली तो हमारी पहले से ही बैलेंस्ड थी, और जब ये वाली देखी तो हमने देखा ये अनबैलेंस थी, लेकिन हमने इसको बैलेंस कर लिया, जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी जो इक्वेशन होती है ना, अच्छा अब देखो हमने बात करी थी कि इक्वेशन ऐसे mg क्यों रख दी, O2 क्यों रख दी, तो हमने बताया था कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जो ये काम करते थे केमिस्ट का, उनको टाइम वेस्ट होता था, तो उन्होंने सबकी शॉर्ट फॉर्म बना ली। जैसे मैग्नीशियम का बना लिया Mg, ऑक्सीजन का बना लिया O2। अब है ना, जैसे मैं ये लिख रही हूँ कि Mg है, ठीक है, उसके साथ मैंने ऑक्सीजन मिलाया O2, तो ये मेरा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन क्या मुझे इससे किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट पता चल रही है? मुझे क्या पता मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड दिखा रहा है, लिक्विड दिखा रहा है, गैस दिखा रहा है, मुझे क्या पता ऑक्सीजन यहाँ क्या दिखा रहा है, MgO यहाँ क्या दिखा रहा है। इसी वजह से हमारे ये कंसेप्ट आया कि हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपने देखा नहीं, देखो रिएक्शन में ऐसे Mg दिखेगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा सॉलिड, कि ये तो सॉलिड की फॉर्म में था, ऑक्सीजन यहाँ पे दिखेगा कि ये तो गैस की फॉर्म में था। ये S और G के होते हैं, ये उसकी फिजिकल स्टेट दिखाते हैं। ये दिखा रहा है कि मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड में, ये दिखा रहा है ऑक्सीजन यहाँ पे गैस में, समझ में आई। तो फिर ये था हमारा कि पहले तो हमने कोई भी जो केमिकल इक्वेशन थी वो हम लिखते थे ऐसे बड़ा बड़ा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर हम इसको Mg पे ले आए, और Mg के बाद हम अब सॉलिड, लिक्विड, गैस ये लगाने पड़े। अब देखो, अब वी यूज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये क्यों हमने लिखा, देखो कोई भी रिएक्शन होती है ना वो स्लो होती है,
मतलब रिएक्शन तो हो रही थी, लेकिन कई ऐसी रिएक्शन थी जो स्लो हो रही थी। अब हमें उसको फास्ट करना था। फास्ट करने के लिए हम उसके बीच में कुछ कुछ डालने लगे। फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर करा, प्रेशर करा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो है ना उस रिएक्शन को फास्ट कर देगी। वो खुद का कुछ रोल नहीं दिखाएगी, बस वो रिएक्शन को फास्ट कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट में निकल के वो अपने बाहर से ही जैसे मतलब आई, उसने रिएक्शन फास्ट कर दी। तुम्हें यही जानना है कि जैसे टेम्परेचर और प्रेशर तुमने कई रिएक्शंस में नहीं देखा। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि CO जो अपना कोबाल्ट था, जब उसमें हाइड्रोजन मिलाया तो ये रिएक्शन हुई, तो ये अपना मीथेन हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन आपने कभी ये देखा कि ये क्या है मैम? 340 है ना। जैसे कि ये क्या है? सनलाइट क्या है, क्लोरोफिल क्या है। तो ये हमने बीच में ऐसे यूज क्यों कर रखी है? ताकि हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाए, इसलिए हमने ये यहाँ पे यूज कर रखी है। अब जैसे ये वाली जो हमारी ये है इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस बायो में पढ़ा है ना, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, उसमें बताया गया था। देखो हुआ क्या, अब इसमें सभी चीजों का वो कर रखा है। जैसे ये क्या है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 6 क्यों लगा रखा है मैम? पता होगा ना 6 क्यों लगा रखा है? क्योंकि इस इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है बेटा। ये इक्वेशन पहले अनबैलेंस आई होगी, इसको बैलेंस करने के लिए लोगों ने 6, 6, 12, ठीक है, यहाँ पे 6 ये चीजें लगा रखी हैं। अब हुआ क्या, हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कोई भी जो प्लांट होता है ना, उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है पानी और CO2। CO2 कहाँ से मिलती है? ह्यूमन से मिलती है। पानी उनको मिल जाता है। जब उनको ये दोनों चीज़ें मिल जाती है और सनलाइट की प्रेजेंस होती है, और क्लोरोफिल क्या होती है? जो ये पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, इनके पत्तों के अंदर होती है ग्रीन कलर की पिगमेंट क्लोरोफिल। जब ये होती है तो हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और वाटर बनेगा। समझ में आ गई आपको ये बात? अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि हमारी केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है। जैसे कि हाँ आपने पढ़ा होगा, कंपोजिशन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही ईजी है। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब करते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो हमारी कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इस चैप्टर में हमें बेसिकली सिर्फ 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। अब वो 4 कौन कौन सी है? एक तो है जो आपको फर्स्ट यहाँ पे नाम दिख रहा है बेटा, क्या नाम है? कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन। एक है डीकंपोजिशन। क्या है? डीकंपोजिशन। तीसरी है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और चौथी है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी? कॉम्बिनेशन। अब भैया ये कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिंगल होता है। क्या होता है वो? सिंगल। देखो मैंने क्या बोला आपको कि इसके अंदर मेरे जो रिएक्टेंट हैं वो कितने होंगे? 2 या 2 से कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है, क्या है मेरा प्रोडक्ट? वो मेरा क्या होगा? सिंगल होगा। सिंगल का मतलब क्या? एक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये नीचे एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, और क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिए? 2 रिएक्टेंट लिए, लेकिन प्रोडक्ट कितना है मेरा? सिंगल, एक प्रोडक्ट है। समझ रहे हो आप? अब जैसे कि ये वाली है जो, ये अलग है इससे, ठीक है, तो ये वाली हमारी कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल पता चल गया। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल दे रखा है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, वाटर, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब है ना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक और नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? सिलेक्ट लाइम। क्या नाम होता है इसका? सिलेक्ट लाइम। ये ना, इसको ज्यादातर लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, इसको सिलेक्ट लाइम से नाम से बोलते, क्योंकि सिलेक्ट लाइम इसका फेमस है। क्या है? फेमस है। ठीक है, और ऐसे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड थी है, इसको भी क्या बोलते हैं बच्चा? क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन क्यों लिखी मैम आपने? अगर ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, ये रिएक्शन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की। और आपको पता ही होगा कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है किसका? मार्बल का। किसका है ये? मार्बल का। अगर मान लो 1 नंबर में पूछ ले और वो पूछ ले
कि भैया बताओ मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अगर कोई पूछ ले कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ से बना था, किस चीज के मिलाने से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर के मिलाने से बना था। अब ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब मैंने और CO2 बनाई तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो मेरे को समझ में आ गई, ये तो बड़ी इजी थी। इसमें तो क्या है, कुछ नहीं है, बस 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट मेरा सिंगल होना चाहिए। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखो ऐसी 2 रिएक्शन होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। अभी एक्सोथर्मिक क्या है, दोनों ही पहली बात तो हीट से रिलेटेड है। अब आप यहां से देखो EX का मतलब एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब बाहर निकालो, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या करोगे, हीट रिलीज्ड। क्या बोलोगे, हीट रिलीज्ड। एग्जिस्ट का मतलब बाहर, रिलीज्ड का मतलब भी निकला, तो फिर ये क्या हो गया, हीट रिलीज। एक होती है एंडोथर्मिक, अब वो इसका उल्टा है, उसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अभी हीट रिलीज क्या है मैम, ये हीट रिलीज ये है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है कि मान लो कोई रिएक्शन हुई, कोई मैंने 2 चीजें मिलाई, कोई मेरी बन रही है कोई चीज, अब उसमें क्या हुआ, मुझे दिखा कि एकदम से है ना हीट रिलीज हुई, वो किसी फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो वो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एग्जांपल बताऊं मैम, एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जैसे ये जो नेचुरल गैस है, मैंने इसका बर्न करा, मीथेन, मीथेन मीथेन कहते हैं इसको। ठीक है, मीथेन के साथ जब मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो मैंने देखा अपना क्या बना, CO2 और H2O, और यहाँ पे ना बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई। समझ में आया, तो फिर ये रिएक्शन क्या होगी, मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लो बेटा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता होगा ना, रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, जो चीज़ हम खाते हैं वो स्टार्च, उसमें ग्लूकोसित होता है, वो ग्लूकोज। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से सांस, वो ऑक्सीजन। जब ये रिएक्शन हुई ना तो ये चीज़ बनी, बात ये नहीं थी ये चीज़, तो इसमें हमें देखा कि हीट रिलीज हुई है, वो भी एनर्जी के फॉर्म में हीट रिलीज हुई है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक। देखो 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो होती है जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक, और एक होती है हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब का मतलब होता है हमें उसे हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, वो क्या होगा हमारा एंडोथर्मिक। तो यहीं पर मैंने तुम्हें साइड बाय साइड बता दिया कि एक्सोथर्मिक तो ये है, और एंडोथर्मिक क्या होता है हमारा बच्चा, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट क्या होती है, हीट जिसमें एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बोलूँ तो वो आगे आएगा, बट मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी एनसीईआरटी का फेमस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि AgCl को जब मैंने सनलाइट के सामने रख दिया तो देखो यहाँ पे है ना, जो AgCl था मैंने इसको सनलाइट दी है, मतलब कि मैंने हीट इसमें एब्जॉर्ब करी है, तो ये क्या होगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मेरा बना Ag प्लस में Cl2, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे, आपकी एक एक्टिविटी थी जो आपके एनसीईआरटी में है और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो इसमें बात क्या थी कि यहाँ पे हमारी सनलाइट यूज हुई है, इसका मतलब हमने तो इसको हीट दी है ये रिएक्शन होने के लिए, तो ये हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ईजी है जैसे कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी नहीं है यार, उसमें तो क्या है, रिएक्टेंट होने चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा और प्रोडक्ट होना चाहिए सिंगल, ये है बस कॉम्बिनेशन। ऐसे अब हम डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डबल रेजिस्टेंस, सब इजी है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं जो बाकी की 3 बची हुई हमारी रिएक्शंस, एक डीकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत इजी है यार। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन क्या था, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट कितना था, सिंगल था। अब तुम डीकम्पोजिशन देखना, डीकम्पोजिशन बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि इसके अंदर है ना जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा, इसके अंदर जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऑलवेज क्या होगा मेरे बेटा, वो होगा हमेशा सिंगल। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा। अब कहोगे मैम यार एग्जाम्पल बताओ यार, तो एग्जाम्पल रहा ये, देखो इसमें हमारा रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट है वो हमें 3 दिख रहे हैं, 2 से भी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट क्या होंगे यहाँ पे, 2 से भी ज़्यादा। तो कहा था ना मैंने कि कॉम्बिनेशन का बिल्कुल क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। समझ में आई आपको डीकम्पोजिशन। अब
ये वाली रिएक्शन मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए रखी है। अब ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये एक्टिविटी है आपकी 1.6 और ये इम्पोर्टेंट थी तो मैंने लिख दी। इसमें क्या हुआ था कि जो लेड नाइट्रेट था उसको हीट किया गया, और जब हीट किया गया तो हमने देखा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपनी गैस बनी थी। अब ऐसे ही एक एक्टिविटी ये थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, जब हमने उसको सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ा तब हमने क्या देखा कि क्या बना, एक Ag और एक Cl2। अब इसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी, जब ये रिएक्शन हुई ना तो मेरा AgCl पहले वाइट कलर का था। किस कलर का था? वाइट कलर का था। लेकिन जैसे ही मेरी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जो मेरा Ag था अब वो ग्रे कलर का हो गया। किस कलर का हो गया? ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस चीज़ की वजह से हुई थी? सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से हुई थी, मतलब कि ये था सनलाइट की प्रेजेंस थी तो ये बन गई। चलो अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये सनलाइट ले रहा है तो ये एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक? ऑफ कोर्स सी बात है मैम, एंडोथर्मिक हुआ, क्योंकि ये हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है ना। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब है ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आता है इससे कि जो AgCl है ना इसको ब्लैक बोतल में कैप्ट करके रखते हैं। ऐसा क्यों है इसको ब्लैक बोतल में रखते हैं? भाई साहब ब्लैक बोतल में इसको इसलिए रखते हैं, खुले में छोड़ देंगे अगर इसको लाइट के प्रेजेंस में तो ये रिएक्ट नहीं कर जाएगा। देखो ये रिएक्शन नहीं हो जाएगी, ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगी, तो इस वजह से इसको ब्लैक बोतल में रखते हैं ताकि इसको लाइट ना मिले। समझ में आई आपको मेरी बात? तो ये मैंने ये बता रखा है कि पहले AgCl वाइट कलर का था, जब ये रिएक्शन हुई तो मेरा Ag ग्रे बन गया, है ना। तो ये क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की। कि ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में कि AgCl सनलाइट के साथ रिएक्ट हुआ और जब मतलब कि उसका जो प्रोडक्ट बना उसका क्या कलर आया, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कलर ग्रे आया था। तो समझ में आ गई। देखो इतनी ईजी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था? कुछ नहीं था, रिएक्टेंट सिंगल और प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा। अब आते हैं हमारी तीसरी वाली पे बेटा, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो सबके ना नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को हटा देना। क्या होता है? किसी को हटा देना। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाई रिएक्टिव होता है ना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो हमारे लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। हाई रिएक्टिव मतलब ज़्यादा ताकतवर और लो रिएक्टिव मतलब कमज़ोर, तो कमज़ोर को तो हटा ही देगा ना। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसको रिमूव कर देता है अपनी जगह से? लो रिएक्टिव को। किसको रिमूव कर देता है बेटा? लो रिएक्टिव एलिमेंट को। अब कहोगे यार इसका एग्जाम्पल बताओ मैम। अब एग्जाम्पल रहा ये, जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, ये है मेरा आयरन, ये है मेरा कॉपर सल्फेट। जब ये रिएक्शन हुई ना तो क्या हुआ? देखो पहले सल्फेट किसके पास है? कॉपर के पास है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई तो मैंने देखा अब तो सल्फेट के साथ आयरन है। ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर ने अपनी जगह छोड़ के आयरन को आने दिया और कॉपर अलग रह चुका? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन था ना बेटा वो हाई रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। इसलिए अब कॉपर पड़ गया कमजोर क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिव, आयरन हाई रिएक्टिव है मतलब इससे ताकतवर है, तो आयरन इसको मारा धक्का और यहाँ पे आ गया FeSO4 और कॉपर क्या रह गया? अलग। तो ये रिएक्शन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। अच्छा, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी क्योंकि आपकी एक एक्टिविटी में भी है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में है ना हमने ये देखा पहले Fe का जैसे कि कुछ यहाँ पे कलर नहीं था, लेकिन जब ये रिएक्शन हुई ना तो हमने देखा उसका ब्राउन कलर आ रहा है यार। और पहले कॉपर का कलर था और उसका क्या हो गया? फेड कलर हो गया, मतलब कलर हट गया। वो क्यों हुआ? वो सल्फेट की वजह से हुआ, क्योंकि पहले सल्फेट कॉपर के पास था तो उसके पास कलर था। अब सल्फेट क्योंकि हट चुका है तो कॉपर का फेड कलर हो गया। समझ में आया? मतलब कलर ही नहीं रहा। लेकिन जो Fe था वो पहले अकेला था, अब सल्फेट आ गया तो उसका कलर हो गया ब्राउन कलर। समझ में आई बात? अब ऐसे ही फोर्थ देखते हैं। फोर्थ भी इजी है बिल्कुल, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस मतलब एक हो रही थी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होनी है बट 2 होनी है। अब क्या हो गया मैम? क्या है? कंफ्यूज हो गया मैं तो। एक डिस्प्लेस का मतलब था यहाँ पे तो एक एलिमेंट ने डिस्प्लेस करा था।
डबल डिस्प्लेसमेंट में होंगे, दो एलिमेंट होंगे जो डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी कह दूँ डेफिनेशन आ जाए तो आप डेफिनेशन क्या लिख के आओगे डबल डिस्प्लेसमेंट की, इसमें लिखोगे एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। क्या लिखोगे? एक्सचेंज ऑफ आयन। अब ये जो एक्सचेंज होंगे आयन, ये किन के बीच में होंगे? बिटवीन द रिएक्टेंट्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अब कहोगे इसका बताओ यार एग्जांपल। इसका एग्जांपल ये रहा आपके सामने, देखो ये हमारी रिएक्शन है। अब आप ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, किस में हुआ क्या। इसमें ये दिखा रहा है कि सोडियम सल्फेट था, वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हुआ। जब वो रिएक्ट हुआ तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है। अब देखो ये Na था ना, ये Na, इसने इस Ba की जगह ले ली, तो एक आयन एक्सचेंज हो गया। कैसे? जैसे ये Na है, इसने Ba की जगह ले ली, तो ये देखो NaCl, पहले BaCl था, अब NaCl हो गया। अब ये जो Ba था इसने इसकी जगह पे ले ली, ये यहाँ आ गया, दोनों डिस्प्लेस हो गए। जो Ba था वो SA4 के साथ और Na था वो Cl के साथ। ये Na तो इसके साथ चिपक गया और ये Ba यहाँ पे आ गया, मतलब अब की बार दो आयन्स एक्सचेंज हो गए। समझ रहे हो आप? तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इतनी ईजी थी। देखो हमने 4 पढ़ी है, क्योंकि 4 ही है हमारे, तो हम 4 ही पढ़ेंगे। पहली कौन सी थी? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि हमारे रिएक्टेंट तो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, बट हमारा प्रोडक्ट होगा सिंगल। फिर हमने पढ़ी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या है? रिएक्टेंट होगा सिंगल, बट प्रोडक्ट होंगे मेरे 2 या 2 से ज़्यादा। तीसरी पढ़ी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या था कि इसमें एक हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। और चौथी है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ना बेटा, देखो ये दोनों रिएक्टेंट ही तो है, रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। अब मैंने एक्सचेंज ऑफ आयंस क्यों रखा? क्योंकि जब है ना मैं इस Na को Na2SO4 है, इस Na को अलग रख दूंगी ना तो ये आयन बन जाता है। ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा Na पॉजिटिव, तो इसको हम आयन कहते हैं। एक्चुअली में ना ये ऐसे टूटा था, NaSO4 ऐसे टूट गया। अब वो देखो प्लस, तो ये Ba ऐसे, ठीक है, और ये Cl2 माइनस ऐसे टूट गया। ये ऐसे टूट गए, ये तो मिल गया इसके साथ जाके और ये मिल गया इसके साथ जाके, ठीक है। ये तो मिल गया इसके साथ, मतलब क्या बना लिया इसने? NaCl2। और ये मिल गया इसके साथ, मतलब कि क्या बना लिया इसने? BaSO4। तो यहाँ पे ना 2 आयंस एक्सचेंज हुए, एक तो ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नेगेटिव वाले हुए। कुल मिला के यहाँ पे कितने हुए? 2 आयंस एक्सचेंज, किसके बीच में? रिएक्टेंट के बीच में, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह दिया गया, ठीक है। अब हमारा छोटा सा एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट और एक कोरोजन और रेंसिडिटी का पार्ट बचा हुआ है, जो हम भी करते हैं। हमारे रह गए 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक, जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन और ये वाला रेंसिडिटी वाला, ठीक है। ये भी अब हम करते हैं। देखो ये टॉपिक्स भी बिल्कुल ईजी है यार, ये चैप्टर ही इतना ईजी है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तुम इस वीडियो को पूरा देखो तो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि ये क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये क्या है? देखो ऑक्सीडेशन, इसमें गेन होगा ऑक्सीजन का, मतलब आपको एक ऐसी रिएक्शन मिलेगी जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। जहाँ पे भी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। क्या है वो? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल बताऊंगी, चिंता मत करो। पहले देखो रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हो या फिर H2 गेन हो, ठीक है। अब तुम्हें कैसे याद रखना है? ऐसे तो तुम O2H2 में कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें सिर्फ एक याद रखना है, तुम्हें सिर्फ ऑक्सीडेशन याद रखना है केवल। तुम्हें ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में आगे आता है O, मतलब ये O को लेगा, मतलब ऑक्सीजन को लेगा और H2 को रिमूव करेगा। और रिडक्शन है भाई साहब इसका उल्टा, ऐसे याद रखना है। समझ गए? क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन को तो लेगा और H2O को रिमूव करेगा, और रिडक्शन है इसका उल्टा, मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन O2 लेता है तो रिडक्शन O2 रिमूव करेगा। अगर ऑक्सीडेशन H2 रिमूव करता है, इसका मतलब रिडक्शन H2 लेगा। हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने कॉपर और इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाया, जब मैंने देखा कॉपर ऑक्साइड बना। अब देखना कि इसके अंदर कैसे ऑक्सीडेशन हो। कॉपर मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे सिंगल है, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट में देखा तो मैंने देखा कॉपर के साथ ऑक्सीजन कैसे आ गई यार,
ये तो कॉपर ने गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, और क्योंकि ये गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया इसलिए क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। अब दूसरा एग्जांपल देखो, रिडक्शन में मैंने क्या कहा कि वो H2 गेन करेगा क्योंकि O2 तो वो रिमूव करेगा। अब जैसे कि ये एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में मैंने क्या देखा, देखो CuO के पास पहले Cu के पास O था, जैसे ही प्रोडक्ट हुआ तो Cu के पास O था ही नहीं, मतलब O हट गया और हो रिमूव किस में होगा, सही सोच रहे हो, रिडक्शन। किस में होगा, रिडक्शन में होगा, समझे। अब देखो, अब तुम्हें ऑक्सीडेशन भी समझ में आ गया, रिडक्शन तो हो गए। वाह ये तो कितना इजी था, मतलब कोई भी रिएक्शन देखो जिसमें किसी के साथ O जुड़ा होगा और वो पहले खाली था तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन देखना तो कोई भी चीज़ देखो, अगर मान लो उसके साथ O जुड़ा हो और वो हो हट गया तो इसका मतलब ये तो रिडक्शन है। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गया मेरे को। अब एक चीज़ और समझ लो, वो चीज़ समझनी है तुम्हें, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या चीज़ समझनी है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैम ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम ही एक और है बेटा, वो क्या नाम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि आपको कोई ऐसी रिएक्शन मिलेगी जिसमें दोनों चीज़ें होती होंगी, ऑक्सीडेशन भी होती होगी और रिडक्शन भी होती होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन कहीं पर ऐड भी होती होगी, रिडक्शन का मतलब O2 कहीं पर रिमूव भी होती होगी। या फिर आप बिल्कुल सिंपल ऐसे लेके चलो कि ऑक्सीडेशन में तो होगा O2 ऐड और रिडक्शन में होगा H2 ऐड, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें इसमें होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का, जैसे ये रहा एग्जांपल, ये वही वाला एग्जांपल है जो अपन रिडक्शन में यूज़ करा था, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो CuO है, इसके पास तो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन हट गया, मतलब ये चीज़ तो हुई है रिडक्शन। क्या हुई है, ये रिडक्शन, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये रिडक्शन हुई है। लेकिन अब एक और चीज़ देखो, ये H2 भाई साहब खाली था और इस H2 के पास क्या आ गया, O आ गया, ये तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीडेशन। समझ में आई आपको बात, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया, रिडक्शन। बस यही था यार रिडॉक्स रिएक्शन। अगर तुम्हें कह देना रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक एग्जांपल रट जाओ और मान लो पहचानने को कह देगा तो तुम आराम से पहचान लोगे कि इसमें दोनों चीज़ें होती होंगी मैम, ऑक्सीजन ऐड भी होती होगी और रिमूव भी होती होगी। या फिर सिंपल सा अपने दिमाग में ये याद करना है तुम्हें कि ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन ऐड करता है और रिडक्शन H2 ऐड करता है, समझे बात। अब दो इजी से टॉपिक रह गए हमारे, एक तो कोरोजन और एक रेंसिडिटी, ये भी देख लेते हैं। देखो कोरोजन का क्या होता है फंडा, ये याद रखो, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर वो किसी भी मॉइस्चर से, किसी भी एसिड से, इन चीज़ों से रिएक्ट हो रही है ना बेटा, तो उसको कोरोड कह रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यार यहाँ पे भी सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। जैसे साइकिल होगी ना, साइकिल, अब साइकिल क्या है हमारी, मेटल हो गई। अब होता क्या है, पानी डाल देते हैं उस पर, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉइस्चर होता है, तो उसके साथ यही होता है कोरोजन वाला प्रोसेस, उस पर जंग लग जाता है बाद में। देखा होगा ना रस्टिंग ऑफ आयरन, सबने देखा होगा। तो क्या है कोरोजन, कि कोई भी मेटल जिसके ऊपर अटैक कर दे, मॉइस्चर अटैक कर दे, एसिड अटैक कर दे, तो ऐसे जो होंगे, देखो इनको तो बोलते हैं कोरोड कि किसी पे मेटल पे अटैक कर दिया, लेकिन मेटल पे अटैक कर दिया मॉइस्चर ने, एसिड ने, तो इसको तो क्या बोल रहे हैं, कोरोड। बट ये जो प्रोसेस है ना बेटा, कि ये पूरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को कोरोजन बोल रहे हैं। समझ में आ गई आपको बात। अब ये जो जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आयरन है उसके ऊपर जंग लग जाता है। अब आयरन के ऊपर जंग क्यों लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है, उसको पानी उसके ऊपर लग जाता है, इस वजह से वो उस पर जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का, और बहुत फेमस एग्जाम्पल है यार। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा है कभी भी मम्मी ने पराठे बनाए हों, पकोड़े बनाए हों, अगर हम उसको कुछ टाइम खुला छोड़ दें तो वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि चिप्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो चिप्स आते हैं वो पैकेट में आते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। क्या कभी सोचा कि इसके अंदर यार ये गैस क्यों डाल दी नाइट्रोजन, कुछ तो
कुछ तो मतलब ऐसा सोचा होगा, तभी तो उन्होंने नाइट्रोजन डाल दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जब भी कोई भी फैट या ऑयली का सब्सटेंस होता है, जैसे पकोड़ा है ऑयली है ना, पराठे हैं ऑयली और फैटी तो है, अब जैसे चिप्स हैं वो भी ऑयली और फैटी हैं। अब ऐसा कोई भी जो सब्सटेंस होता है जो जिसमें ऑयल हो, फैटी हो, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए ना बेटा, तो वो रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब क्या है, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसकी स्मेल या फिर टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि चिप्स के पैकेट है, तुम कभी लाना, एक तो तुम उसको ताज़ा सा 2 चिप्स के पैकेट लाना, तुम एक तो ताज़ा सा खोल के खा लेना और दूसरा खोल के ऐसे छोड़ देना और थोड़ी देर के बाद खा के देखना, 1-2 घंटे के बाद, तो तुम्हें पता चलेगा यार इसकी तो टेस्ट ही चेंज होगी, यार इसकी तो स्मेल ही चेंज होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उस टाइम पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। समझे बात? इस वजह से अब इसका प्रिवेंशन क्या है मैम? क्या प्रिवेंशन करें? तो वही तो है, जैसे एयर टाइट कंटेनर हो। अब ये जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, ये काम किस चीज़ के आते हैं? एयर टाइट कंटेनर स्लो कर देते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के एडिशन को। यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हुई कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो गया, फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बनेगा। तो मतलब जो भी हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ करते हैं या जो हम नाइट्रोजन अपनी ये गैस यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये ऑक्सीजन को मना कर रहे हैं कि आप मत रिएक्ट हो इससे। समझे? अब ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। जब भी तो हम चिप्स के पैकेट होते हैं, उन पर एक्सपायरी डेट होती है। समझ में आया? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना प्रिवेंशन की, ये स्लो डाउन कर रही है ऑक्सीडेशन को। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन करने ही नहीं दे रहे, बट स्लो कर रही है उसको। समझ में आ गया आपको बात? तो ये था यार ये ईजी सा टॉपिक, डेंसिटी, बिल्कुल ईजी से हमने बात की है। अब देखो हमने इसमें क्या क्या बातें करी हैं इस वन शॉट में। तो हमने इसमें लगभग पूरा चैप्टर कवर ही किया है। जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखा पहले, फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, फिर हमने देखा कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है, कितना बड़ा मैग्नीशियम था, इसको छोटा MgQ लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, अनबैलेंस क्या होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे, 4 टाइप थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट देखा और ये कोरोजन और रेंसिडिटी वाला पार्ट देखा। समझ में आया आपको? बहुत ही ईजी था। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।